तो कौन है ओबिटो उचिहा? अब जैसे कि तुम्हें पता है कि इस बंदे के कितने सारे नाम थे पूरी नारुतो सीरीज के अंदर, जिनमें से तुम कुछ इसे टोबी के नाम से जानते हो, कुछ तुम इसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा के नाम से जानते हो, और कुछ तुम इसे अल्टीमेट सिम। ओके गाइस, तुम खुद इमेजिन करो कि अगर ओबिटो के ऊपर एक डेडिकेटेड एनिमे बना तो उसका नाम क्या होगा। मेरा एक सजेशन है, और उसका नाम शायद से हो सकता है कि द गर्ल आई लव द मोस्ट इज किल्ड बाय माय बेस्ट फ्रेंड सो आई ट्राइड टू डिस्ट्रॉय होल वर्ल्ड। और अगर आप वही बंदे हो जो कि अभी कमेंट करने जा रहा है कि ये नाम से ज्यादा पैराग्राफ लग रहा है, तो सॉरी सर, आप नॉर्मी हो क्या? क्योंकि आजकल के एनिमे के नाम तो ऐसे ही होते हैं। ओके, तो ये वाली वीडियो ऐसी बिल्कुल भी नहीं होने वाली कि मैं बोलूंगा कि ओबिटो कितना बड़ा सिम था। हा 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 हा, वो अपने दिमाग से नहीं, अपने पीपी से सोचता है। हा 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 हा, तभी तो उसने एक लड़की के चक्कर में इतने सारे लोगों को मारा। नहीं, इस वीडियो में मैं ओबिटो एज अ कैरेक्टर को थोड़ा डीप लेके जाऊंगा, जैसे कि वो एज अ कैरेक्टर किस तरीके का लिखा गया था, उसकी पेसिंग क्या थी और उसकी मेंटेलिटी क्या थी। मतलब समझ रहे हो, ऐसा थोड़ा डीप जाऊंगा। तो मेरा नाम है जीतसान, और बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट फ्लेक्सिंग विद व्हाट। तो यारो, अभी हम बात कर लेते हैं ओबिटो की बैक स्टोरी के ऊपर, और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके जो मैं बात बोलने वाला हूँ उससे तुम्हें थोड़ा सेंस बनाएगी और तुम्हें थोड़ी रेलेवेंसी प्रोवाइड करेगी। तो ओबिटो की बैक स्टोरी कुछ इस तरह की रहती है कि जो ओबिटो रहता है वो एक उचिहा क्लैन का मेंबर रहता है, और उस समय लोग उचिहा क्लैन पे भरोसा नहीं करते थे और लोग उनसे डरते थे। अब देखो, डरते इसलिए थे क्योंकि उनकी ओवर पावर शारिंगन की वजह से, और भरोसा इसलिए नहीं करते थे क्योंकि मादारा ने जो कांड किया था हाशिरामा के साथ। और इन्हीं दोनों रीजन की वजह से विलेज बहुत ज्यादा डिवाइड रहता था, जो कि ओबिटो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो चाहता था कि सारे लोग मिलजुल कर रहे और प्यार से रहे। सर, मेरा ना एक क्वेश्चन था। हाँ, पूछो सर। जिस शांति की ये बंदा बात कर रहा है, फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर किसने स्टार्ट करवाई थी? नहीं मतलब ठीक है यार, हाँ मैं मानता हूँ ओबिटो दोगला है, बट मैं उसके ऊपर भी आगे जाके बात करूंगा, क्योंकि अभी बात करूंगा तो पूरा इररेलेवेंट लगेगा। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। तो ओबिटो एक होकागे बनना चाहता था, जिससे लोग उसकी एग्जिस्टेंस पर ध्यान दे और पहचाने कि वो कौन है। तो ओबिटो को एक अच्छा होकागे बनने के लिए पहले उसको एक अच्छा शिनोबी बनना पड़ता है। तो उसके लिए वो पहले एकेडमी में जाके अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है, उसके दौरान अपने दोस्त बनाता है और बहुत सारी चीजें सीखता है, जिनमें से दो दोस्तों के ऊपर ज्यादा फोकस करा गया है। पहले तो ककाशी, ऑल टाइम राइवल, क्योंकि ओबिटो जिस चीज में अच्छा बनना चाहता है उसमें ककाशी पहले से ही बढ़िया है, तो उसी की वजह से इनकी हर वक्त लड़ाई चलती रहती है। और दूसरा है रिन। खैर, मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि किस लिए उसके ऊपर फोकस करा है, यू नो व्हाट आई मीन। तो ऐसे करते करते टाइम बीतता है, उसकी एकेडमी खत्म होती है और एक शिनोबी भी बन जाता है, और उन सब की टीम भी बनती है, ककाशी, रिन और ओबिटो, जिसका इंचार्ज होता है मिनाटो, ऑल्सो नोन एज फोर्थ होकागे एंड नारुतो फादर। तो ऐसे करते करते इनका टाइम बीतता है, धीरे धीरे करके बड़े होते हैं। ये तीनों मिशन पे जाते हैं निंजा वाले और कंप्लीट करके आते हैं। बट एक दिन ऐसा होता है कि रिन किडनैप हो जाती है, और इसका कारण ये होता है कि रिन एक जिनचोरी की रहती है, जिसकी पावर दूसरे विलेज के लोग चुराना चाहते थे और अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते थे। और यही से स्टार्ट होता है ओबिटो की लाइफ का डार्क फेस। तो ककाशी और ओबिटो दोनों रिन को बचाने जाते हैं, और वो रिन को बचा भी लेते हैं। बट इस प्रोसेस के अंदर ककाशी की एक आंख चली जाती है, और ओबिटो की मेंटल प्रेशर के कारण उसकी सेकंड तोमे वाली शारिंगान खुल जाती है। तो वो तीनों अपने विलेज की तरफ जा रहे होते हैं, बट ओबिटो ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा पत्थर रिन और ककाशी के ऊपर गिर रहा होता है। तो उन दोनों को बचाने के लिए वो उन दोनों को धक्का देता है, और वो बड़ा सा पत्थर ओबिटो के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से ओबिटो का आधा शरीर पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो ओबिटो को ये एहसास हो जाता है कि वो मरने वाला है, और मरने से पहले वो अपनी एक आंख ककाशी को दे देता है, जिससे वो आगे जाके ढंग से सर्वाइव कर सके। और उसी के बाद वो सोचता है कि वो मर गया, बट ऐसा नहीं होता। उसको ये पता चलता है कि वो जिंदा है, और उसको खुद मादारा ने जिंदा रखा है हाशिरामा की सेल की मदद से। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है, ओबिटो अपनी बॉडी को रिकवर भी कर लेता है। बट एक दिन उसको ये पता चलता है कि रिन और ककाशी पे वापस से हमला हुआ है, तो उन दोनों को वो बचाने जाता है। बट जो चीज वो वहां पे देखता है, उसको देख के उसका पूरा दिल टूट जाता है। वो ये देखते कि रिन ने सुसाइड कर लिया ककाशी के अटैक से, जिससे वो वॉर रुक जाए और जो लोग जिनचोरी के पीछे पागल थे वो शांत हो जाए। और तब ओबिटो को रियलाइज हो जाता है कि जब तक इस दुनिया में शिनोबी है तब तक लड़ाई, खून, खराबा, नफरत तब तक जिंदा जब तक शिनोबी जिंदा है। तो जहाँ पर रिन मरी थी वहाँ पे जितने भी लोग थे एक्सेप्ट ककाशी, वो सबको बहुत ब्रूटली तरीके से मारता है, और तभी से ओबिटो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। और ये तक थी ओबिटो की बैक स्टोरी, क्योंकि आगे तुम खुद जानते हो कि क्या क्या हुआ था। और ये सब था एनिमे के हिसाब से। अब तुम मेरी बात सुनो।
ओबिटो एज कैरेक्टर वो ना ही अच्छा था ना ही बुरा था, जो कि एक एंटेगनिस्ट के डेफिनेशन को पूरा फुलफिल करती है। बट मेरे हिसाब से वो एक रिलेटेबल कैरेक्टर था। अब वो ऐसा इसलिए था क्योंकि अब देखो, वो अच्छा इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी एक्शन की वजह से, जैसे कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा, और बुरा इसलिए भी नहीं था क्योंकि उसको मैनिपुलेट करा गया था, क्योंकि जैसे कि तुम्हें बताया कि मदर ने हर एक चीज प्लान करके रखी थी ओबिटो के लिए। और तुम खुद बताओ कि अगर तुम एक टूटे हुए बंदे को अगर तुम उम्मीद दोगे तो वो तुम्हारी बात क्यों नहीं मानेगा, जो कि ओबिटो के साथ खुद ऐसा हुआ था। माता ने उसको ये उम्मीद दी थी कि वो एक ऐसा रियलिटी बनाएगा जहाँ पे हम सारे लोग खुश रहेंगे, और वो एक ऐसी रियलिटी होगी जहाँ पे कोई दर्द नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, और सारे लोग शांति से रहेंगे। और इसी वजह से ओबिटो एग्री भी हो जाता है और वो लोगों को ब्रूटली मारता है, जिससे वो एक ऐसी रियलिटी में खुश रह पाए जहाँ पे कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं और कोई लड़ाई नहीं। और देखा जाए तो इस बंदे के इंटेंशन भी खराब नहीं थे, और वो रिलेटेबल इसलिए था क्योंकि तुम खुद बताओ कि इसकी बैक स्टोरी में कहाँ इतना दम था। मैं 3-4 बार देखी तो मेरे को पता चला कि इतनी भी खास नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट तुम्हें पता है कि इस चीज को खास किस चीज ने बनाया? रिलेटिबिलिटी ने। क्योंकि किसी ना किसी एक टाइम पे, क्या किसी ना किसी एक पॉइंट पे तुम इस कैरेक्टर से रिलेट करने लग जाते थे, तभी तो तुम इसकी सारे दुख दर्द समझ पाए। जो मैंने बात की पीछे वो तुम समझ पाए ढंग से, क्योंकि तुम एक पॉइंट पे इस कैरेक्टर से रिलेट करने लग गए थे। तो मेरे लिए ये एंटेगनिस्ट से ज्यादा एक रिलेटेबल कैरेक्टर लगता है। और ओबिटो एज कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये था कि जिससे हमको ये पता चले कि अगर नारुतो अपनी व्हील ऑफ पावर छोड़ दे, क्या वो अपने मकसद से दूर चली जाए, क्या वो कभी डिप्रेस हो जाए, तो वो उसका कैरेक्टर कैसा लगेगा। इन सिंपल वर्ड, नारुतो का पूरा पोलर अपोजिट। और इस सिंपल सी चीज को इतने बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट कराना किशिमोटो ने, भाई ताली बजनी चाहिए। क्योंकि ओबिटो की बैक स्टोरी में ना हर एक चीज को अच्छे से टाइम दिया गया था। मतलब तुम किसी भी चीज को ढंग से फील कर पाओ, तुम उसके साथ थोड़ा कनेक्शन बिठा पाओ और तुम उसको थोड़ा रिलेट कर पाओ। और जिसकी वजह से मेरे को ओबिटो की बैक स्टोरी पहली बारी में ही बहुत अच्छी लगी थी। बट जितनी वेल पेस और जितनी बढ़िया थी स्टोरी शुरुआत में, मतलब वॉर के बीच तक, और उतनी ही खराब ये वॉर के लास्ट तक हो गई थी। टू बी मोर स्पेसिफिक, जैसी कागुया इंट्रोड्यूस हुई थी, क्योंकि उसके अंदर हमको साफ साफ पता चला था कि ओबिटो को बस मारना चाहते हैं किसी भी तरीके से, जस्ट फॉर नो रीजन। जिसकी वजह से मेरे को ओबिटो का कैरेक्टर बहुत ज्यादा फास्ट पेस लगा था। और वही एक कारण है कि मेरे को ओबिटो की डेथ इतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगी थी जितनी मेरे को बाकी कैरेक्टर्स की लगी थी, क्योंकि स्टोरी बहुत ज्यादा फास्ट पेस लगने लगी थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो एक स्पीड रन चल रहा है, और इसकी वजह से मैं इतना कनेक्शन भी नहीं बिठा पाया था, और मेरे को अनरिलेटेबल लगने लग गया था ओबिटो का कैरेक्टर। और यही सबसे बड़ा कारण है कि मेरे को ओबिटो की डेथ इतनी भी मतलब दुखी नहीं लगी थी जितनी मेरे को आसुना की डेथ लगी थी। बट छोड़े यार, इस चीज को क्रिटिसाइज करके क्या फायदा, जो चीज हो चुकी है, और जिस चीज को करे वो हो नहीं रही। हाँ, मैं मानता हूँ कि बोरुतो की स्टोरी अभी अच्छी हो रही है, बट मेरे को यार इतनी भी कन्विंसिंग नहीं लगती जितनी मेरे को बाकी सारे शोनन सीरीज लगती है। बट जो भी मैंने पीछे बात की, चाहे वो खासियत हो चाहे वो खामियां हो, वो सारी चीजें ओबिटो उचिया को वो बनाती है जो वो है। तो यारो, यही तक थी वीडियो। और इस वीडियो को बनाते समय मेरे को कुछ ऐसे फैक्ट पता चले जो कि तुम्हें शायद से नहीं पता होंगे। क्या बोलती पब्लिक, बोले तो तकलीफ हो जाएगा, हो जाएगा। अगर तुम इस वीडियो को कम से कम 30 लाइक कर दो तो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी फैक्ट के ऊपर। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो ज्यादा ही पसंद आई है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। और नेक्स्ट वीडियो आएगी 1-2 हफ्ते के अंदर शायद। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।